अब आइए आपको ले चलते हैं हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक में। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कंप्लीट सर्किल के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब से आपको मुलाकात करवाते हैं, जो कि 20 सालों से ज़्यादा का गहरा और लंबा अनुभव रखते हैं शेयर बाज़ार और इकोनॉमिक के पॉलिसी रिलेटेड मामलों का। सिटी बैंक और रिलायंस म्यूचुअल फंड जैसे दिग्गज ऑर्गेनाइजेशंस में लंबा काम करने का उनका गहरा अनुभव रहा है। अब उनका खुद का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं। पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है। चड्ढा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले आपका इतना लंबा अनुभव है, उसी के साथ शुरुआत करता हूँ। क्या कुछ इस बार आप बदलते हुए देख रहे हैं बाज़ारों में? क्योंकि इस बार पहली बार शायद ऐसा नज़र आ रहा है कि एफआईज बेचे तो हम घटते नहीं, ग्लोबल मार्केट्स डरे तो हम डरते नहीं। तो इस बार आपको क्या बदलाव दिख रहा है भारतीय बाज़ारों में? नमस्कार अनंत जी। नमस्कार। मंच साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरा सर। मेरा आपसे पहला इंटरेक्शन है, तो काफी काफी ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ आपसे। आपको जब भी सुनता हूँ एक एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, और वो थैंक यू वो सर। निवेशकों का भी बढ़ रहा है। अनंत जी, तीन तीन फर्क मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। मैंने अपने 19-20 सालों में $50 बिलियन की सेलिंग के बाद बाजार को सिर्फ 15% गिरते हुए नहीं देखा। हाँ, मैंने हमेशा $10-12 बिलियन की सेलिंग में बाजार को 25-30% गिरते हुए देखा। कोविड में हमने देखा $9 बिलियन में निफ्टी 12,000 से 7,500 आ गया था। 2008 में अक्टूबर, अगर बहुत लोगों को ध्यान नहीं है, सेंसेक्स जो है 18-19 हजार से 8800 के आसपास आ गया था। लगभग हाफ वॉल्यूम है। तो मार्केट की जो एक रेजिलियंस है वो बड़ी है। कुछ रिटेल निवेशकों का उसमें रोल है, म्यूचुअल फंड्स का रोल है, और एक हमारा, जैसा आपने बात बोली कि इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है। तो एक तरफ मार्केट में हर चीज रिलेटिव होती है। एक तरफ चाइना है जो वैल्यूएशन वाइज चीप है, ग्रोथ स्लो कर रहा है, रेगुलेटरी रिस्क है। एक तरफ इंडिया है जहां पे हम सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट हम बोलते हैं 7% ग्रोथ का है, तो नॉमिनल ग्रोथ आपकी 12-13% होगी। अर्निंग्स प्रोस्पेक्ट्स हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, और वैल्यूएशंस जो कि है हिस्टोरिकली ज्यादा है। तो रिलेटिवली इंडिया, मुझे लगता है यहाँ पे एक एक देखने को मिल रहा है। दूसरा, मैं काफी प्रमोटर्स को मिलता हूँ, क्योंकि मैं वेल्थ मैनेजमेंट में बहुत सालों से हूँ। बहुत समय बाद एक बिजनेस कॉन्फिडेंस मुझे देखने को मिलता है। एक कैपेक्स साइकिल नजर आ रही है, एक्सपेंशन प्लान्स पे डिस्कशन होता है। आप कल रिलायंस का एजीएम देखिए, उन्होंने 2 लाख करोड़ की सिर्फ 5G के कैपेक्स की बात की। आप फार्मा में देखिए तो डिवीज ने 30 साल में शायद जितना कैपेक्स किया होगा, अगले 3 साल में उतना कैपेक्स कर रहा है। मैं बहुत सारी चीजों के नाम ले सकता हूँ, मुझे ये देखने को मिलता है। और तीसरा, ये जो रिटेल निवेशक हैं, कल 4 लाख लोग रिलायंस एजीएम को लाइव देख रहे थे। तो एक टाइम आएगा जब हमारा अपना, जो जैसे बर्कशायर का एजीएम होता था, आज वॉरेन बफेट का बर्थडे भी है, आपको आपको देखने को। तो एक मुझे इकोनॉमी में स्ट्रेंथ दिख रही है, एक मुझे विश्वास दिख रहा है कि कंट्री अच्छा करेगी, और एक जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, वो देखने को मिल रहा है। क्या बात है, बिल्कुल। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने बताई है। और आज तो विश्व में सबसे सफलतम जो निवेशक वॉरेन बफेट साहब, उनका जन्मदिन भी है। उनको हमारी सबकी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा से हमारे सबके आदर्श रहे हैं, और जो कीर्तिमान उन्होंने बनाए हैं वो तो लाजवाब है। चड्ढा साहब, एक और चीज़ जो आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट पे तो हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे, लेकिन चूंकि आपके जो अनुभव है उससे मैं कुछ और चीज़ें निकालना चाहता हूँ। जैसा आपने बताया भी कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चलाते हैं। हाल ही में आपने एक नई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस लॉन्च भी की, बड़ी सफल रही है। ये जो पैसा आ रहा है सिर्फ रिटेल का नहीं है, कई सारे एचएनआई इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स जो बड़े पैमाने पर पैसा लगा रहे हैं, इनकी थॉट प्रोसेस क्या है? किस तरह की रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन ये आपसे करते हैं? और क्या कुछ ऐसा बदलाव है कि अब बाजार गिरता है तो ये आपसे ये नहीं पूछते कि पैसा निकाल लें, प्रॉफिट बुक कर लें, निकल जाएं, या ये पूछते हैं कि और कब लगाना है? क्या क्या कुछ बदलाव वहाँ हो रहा है, वो बताइए। अनिल जी, हमारे हमारी जैसा आपने बोला, पोर्टफोलियो मई में लॉन्च हुआ और तब मार्केट गिरना शुरू हो गया था। तो एक बार को हमें लगा कि कहीं टाइमिंग गड़बड़ तो नहीं हो गई है। ठीक तो बात। मैं आपको पिछले 100 दिन में हमने लगभग लगभग 100 क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करे हैं, और हमें बहुत अच्छे फ्लोज मिले हैं। उससे हमें फायदा भी हुआ है, क्योंकि अभी मैं रिटर्न की बात नहीं करूंगा, क्योंकि रिटर्न तो अच्छे ही होंगे, क्योंकि अगर पैसा ही पिछले 2-3 महीने में लगा है। तो एक जो फैमिली ऑफिस में जिनमें हम बात करते हैं, एक जो डिस्कशन व्हेन पे शिफ्ट हुआ है, इफ से। ऐसा नहीं है कि पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, कब लगाना है जैसे हम बोलते हैं, उस पे एक डिस्कशन आया है। डिस्कशन थोड़ा सा और लेवल 2 हुआ है। मुझे लगता है इन्वेस्टर थोड़ा सा और इवॉल्व हुआ है। वो ये देखता है कि कितनी
खराब न्यूज़ प्राइस में है। तो जैसे अभी हमारी निवेशकों से बात होती है तो वो पूछते हैं कि टेक्नोलॉजी में और कितना नेगेटिव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब कुछ नेगेटिव होगा तभी आपको इन्फोसिस 30% सस्ता मिलेगा या टेक महिंद्रा 14 के पी पे मिलेगा। तो थोड़ा सा एक मुझे लगता है नजरिया बदला है, जो थोड़े इवॉल्व वो है थोड़ा सा उसका। मुझे लगता है प्राइवेट इक्विटी मार्केट का भी, क्योंकि लोग बहुत सारा स्टार्टअप्स में भी पैसा लगाने लगे हैं जो अफ्लुएंट इंडिविजुअल है, उनका रिस्क एपेटाइट भी मुझे लगता है पहले से थोड़ा सा बड़ा है। और तीसरा वो वैल्यू एडिशन देखना चाहते हैं मार्केट। तो एक एक चीज जो बाजार में हमें देखने को मिल रही है कि उनका देश का जो रिफॉर्म्स होने दिखते हैं, जीएसटी नंबर वो देखते हैं, फॉर्मलाइजेशन देखते हैं। कल मैंने एक जनधन का आंकड़ा देखा, 46 करोड़ अकाउंट है और उसमें 1,75,000 करोड़ का बैलेंस है। तो ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन है जो मुझे मुझे लगता है देखने को मिल रहा है। और आउट परफॉर्मेंस सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं होता है अनिल जी। आप देखिए, हम हमेशा रिटर्न सेंट्रिक होते हैं, हम कोरिलेशन नहीं देखते हैं। और अंडर डाउनसाइड में क्या है, आप देखिए अगर वाईटीडी आप देखिए, निफ्टी फ्लैट है। हमने साल 17,600 से चालू किया था, अगर मेरी मेमोरी सही है, 3 जनवरी को निफ्टी 17,600 था, अभी लगभग 17,500 है। निफ्टी 500 भी आप देखेंगे तो लगभग आधा परसेंट डाउन है। आप नेस्डैक देखिए 22% डाउन है, एस&पी 500 करीबन करीबन 15% डाउन है। चाइना से इंडिया का आउट परफॉर्मेंस डॉलर टर्म्स में 13-14% है। तो ये जब आप अगर आप कम गिरेंगे तो अपसाइड में आप ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। तो मुझे लगता है एक जो कॉन्फिडेंस है आउटलुक पे, वो मुझे लगता है जो है बड़ा है। ओके, तो बिल्कुल अब बाजार में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और कॉन्फिडेंस इसी बात से नज़र आता है कि जब गिरे तो बेचने की नहीं, खरीदारी की बात हो, क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है। तो सर इसी पर आता हूँ, आप बताएं आपकी रिसर्च के हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से क्या खरीदना है, इसके बारे में थोड़ी बात की जाए। आपको क्या पसंद है इस मार्केट में? तो अनिल जी, हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पीएसयू में एसबीआई हमें हमें पसंद आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक हमारा एक पोर्टफोलियो का वन ऑफ द टॉप पिक्स है। बहुत अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिला है पिछले 4 साल में लीडरशिप चेंज के बाद। मैं उनका कासा देख रहा था पर ब्रांच, क्योंकि अभी क्या है, लाइबिलिटी वॉर आपको देखने को मिलेगा। अभी तक क्रेडिट ग्रोथ कम था, डिपॉजिट ग्रोथ ज्यादा था। अगर आपने जून का देखा हो नंबर, तो क्रेडिट ग्रोथ 13-14% है, डिपॉजिट ग्रोथ 9 से 10%। प्लस एचडीएफसी के मर्जर के बाद एचडीएफसी को 3-4 लाख करोड़ चाहिए अपनी लाइबिलिटी बुक के लिए। तो आपको एक लाइबिलिटी वॉर देखने को मिलेगा। तो जो जिन बैंक का कासा रेशियो बहुत अच्छा है, कासा का करंट और सेविंग अकाउंट बोलते हैं, जैसे आप एसबीआई और आईसीआईसीआई का देखेंगे, आईसीआईसीआई का पर ब्रांच लगभग लगभग जो है 66,000 66 करोड़ पर ब्रांच उनका कासा है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। तो जितना सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में ज्यादा होगा, उतना आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होगा। क्रेडिट कॉस्ट सबकी 1% के लगभग नीचे है, जो भी प्राइवेट बैंक्स हैं। 17-18% की हमें क्रेडिट ग्रोथ दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको ईपीएस अपग्रेड मिलेगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जिन बैंक्स के डिपॉजिट्स लाइबिलिटी साइड अच्छी होती है, उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ता है। तो ये हमें अच्छा लगता है। कुछ छोटे बैंक्स में भी हमें अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट है, उनकी लेगेसी बुक चेंज हुई है। दूसरा, हमें जो रीओपनिंग इकोनॉमी का हम बोलते हैं, जो मोबिलिटी की हम बात करते हैं, ट्रैवल की बात करते हैं, वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऑटो में 4-5 साल के बाद प्रोडक्ट साइकिल तो वापस आई है। ईवी को भी ट्रैक्शन मिल रहा है काफी सारे कारणों की वजह से। आप देखिए, मारुति के 2017 के बाद मॉडल्स आए हैं, एमएनएम के लगभग लगभग 5 एसयूवी मॉडल्स आए हैं। ऑर्डर बुक आप देखेंगे काफी अच्छी है सारे ओईएम्स की। ऑटो एंसिलरीज में बहुत तेजी देखने को मिल रही है। अभी आपके एक जो गेस्ट है, उन्होंने उनो मिंडा की बात करी। उनकी 2016 में 2,000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं होता था मिंडा का। और इन 5 सालों में जब ऑटो ने अच्छा नहीं किया है, उसका मार्केट कैप आज लगभग 30,000 करोड़ हो गया है। तो हर सेक्टर में भी हम कई बार कुछ हमें जेम या ज्वेल देखने को मिलता है। उनका वो 40-50 हजार किट वैल्यू पर कार की बात कर रहे हैं। तो हॉर्न्स और स्विचेस से आज वो एलॉय व्हील्स, कार सीट्स, ईवी बैग, एयर बैग सब सब बना रहे हैं गाड़ी के लिए। और हमें एक जो सेक्टर अच्छा लगता है, वो मुझे टेक्नोलॉजी इस वैल्यूएशंस में सिलेक्टेड जगह अच्छा अच्छा लगने लगा है। थोड़ा सा हमारा कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन है। इंडिया की जो ईआरडी प्लेयर्स हैं, जो इंजीनियरिंग रिसर्च और डिजाइन जिसे हम बोलते हैं, वहां पे हमारा जो शेयर है वो मुझे लगता है 15-16 बिलियन से 55-60 बिलियन डॉलर होगा। दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ, ईआरडी में आपका ईवी आता है, एरोस्पेस आता है, ये जो मीडिया में आप कंटेंट डिलीवरी करते हैं या सब्सक्राइबर लाइफ साइकिल मैनेज करते हैं, वो आता है।
हेल्थ केयर में ईआरडी का मतलब है आप अप्रूवल्स ट्रैक कर रहे हैं, कौन सा मॉलिक्यूल किस स्टेज पे है, कहाँ है, उसको ट्रैक। तो ये एक कोर डिजिटल वर्क है, ये खाली डिस्क्रिशनरी स्पेंड नहीं है जो थोड़े स्लो डाउन से इम्पैक्ट होगा। तो ये 3-4 थीम्स हमें अनिल जी काफी अच्छी लगती है। आपके पसंद के ढेर सारे सेक्टर्स भी और स्टॉक्स भी जो गुरमीत जी को पसंद है। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए, और बाज़ार पर और सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत गुरमीत चड्ढा साहब, कंप्लीट सर्कल के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर, बताते हुए आपको।